हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्सचुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्सचुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। वेलकम ऑन इज लर्निंग, हाउ आर यू। तो हमने उम्मीद है कि हमने जो है आपको पहले जो है इससे पहले हमने आपको यूनिट 1 जो है ब्लॉक 1 साइकोपैथोलॉजी का कराया है, और अब हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में यूनिट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी के बारे में जानेंगे, और इसमें हम आपको 1.3.5 तक करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी। कि इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी को देखा, अब हम जानेंगे कि एबनॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो इफ़ यू डिफाइन नॉर्मलिटी बाय द अबव सेड पर्सपेक्टिव्स देन द अपोजिट ऑफ दिस शुड मीन एबनॉर्मलिटी। कहते हैं अगर हम नॉर्मलिटी को डिफाइन करते हैं ऊपर जो दिए गए जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उन तरीके से कर रहे हैं, तब इसका उल्टा जो मीनिंग होगा वो क्या होना चाहिए, एबनॉर्मलिटी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब However, such statement could be only partly true। लेकिन कहते हैं फिर भी ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो कुछ हद तक, या मतलब पूरा जो है, कुछ जो है केवल सही हो सकते हैं। Absence of this certainly leads to maladjustment with self and society and also to certain psychological problem। कहते हैं इन सभी चीज़ों की अगर अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होती है, तो ये वाकई में मैल एडजस्टमेंट को जन्म देती है। व्यक्ति अपने आप को जो है फिट नहीं रख पाता है सोसाइटी में भी, एंड ऑल्सो टू सर्टेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उनके अंदर कुछ खास जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। आगे इसमें दे रखे हैं 1.3.1 में स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी क्या होती है। कहते हैं अंडर दिस डेफिनेशन a person's trait, thinking or behavior is classified as abnormal if it is rare or statistically unusual। कहते हैं इस सिचुएशन के अंतर्गत एक पर्सन की जो ट्रेट होती है, थिंकिंग होती है, बिहेवियर होती है, उन्हें एबनॉर्मल के रूप में क्लासीफाई की जाती है इफ़ इट इज़ रेयर और स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल, अगर ये दुर्लभ होती है या स्टैटिस्टिकली ये असाधारण होती है। With this definition, it is necessary to be clear about how rare a trait or behavior needs to be before we class it as abnormal। कहते हैं इस डेफिनेशन के साथ यह जानना आवश्यक है, इस चीज़ को क्लियर करना आवश्यक है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है कि ये जो है ये जो ट्रेट होते हैं या बिहेवियर जो ज़रूरत होती है वो कितना ज़्यादा रेयर होती है, इससे पहले कि हम इन चीज़ों को क्या करें, एबनॉर्मल के कैटेगरी में रखें। चलिए आगे चलते हैं। रखें हैं इसमें फॉर इंस्टेंस वन में से दैट एन इंडिविजुअल हु हैज़ एन IQ बिलो और अबव द एवरेज लेवल ऑफ IQ इन सोसाइटी इज एबनॉर्मल। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए वन में से कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी IQ बहुत कम है या जिनकी IQ एवरेज लेवल जो है समाज में जो लोग रहते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो ऐसे लोग एबनॉर्मल में आ जाते हैं। फिगर 1.1 जो बिलो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा है।
हाउएवर दिस डेफिनेशन ऑब्वियसली हैज़ लिमिटेशन, लेकिन फिर भी जो है इस डेफिनेशन का जो है कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर। यह क्या करती है, जो खास जो बिहेवियर होती है उनकी जो डिज़ायरेबिलिटी होती है उनको रिकॉग्नाइज करने में असक्षम होते हैं या फेल हो जाते हैं। गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल, समवन हु हैज़ एन IQ लेवल अबव एवरेज वुड नॉट नेसेसरली बी सीन एज अबनॉर्मल। कहते हैं अगर हम ऊपर की एग्जाम्पल की ओर देखें तो अगर किसी भी व्यक्ति का जो है IQ लेवल अगर एवरेज से ऊपर है तो उसे आवश्यक रूप से जो है एबनॉर्मल नहीं देखी जानी चाहिए। रैदर दे वुड बी हाईली रिगार्डेड फॉर देयर इंटेलिजेंस, बल्कि इसकी अपेक्षा उन्हें अपनी इंटेलिजेंस के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है उच्च क्वालिटी का व्यक्ति समझा जाना चाहिए। दिस डेफिनेशन ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इन पीपल शुड बी रेयर और स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल, विच नॉट द केस। कहते हैं यह डेफिनेशन इस बात को सूचित करती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर की जो उपस्थिति है लोगों में वो जो है रेयर होनी चाहिए और स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल होने चाहिए, विच नॉट द केस। ठीक है, बल्कि कहते हैं जो कि मुद्दा नहीं होता है, केस नहीं होता है। इंस्टेड एनी स्पेसिफिक एबनॉर्मल बिहेवियर में भी अनयूजुअल, बल्कि कहते हैं कोई भी खास एबनॉर्मल बिहेवियर भी अनयूजुअल हो सकती है, बट इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर पीपल टू एग्जिबिट सम फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। कहते हैं लेकिन ये खास करके उन लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं होते हैं जो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर का रूप दिखाते हैं एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, अपने ज़िंदगी के कुछ क्षणों में। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं द मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच इज़ दैट इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। कहते हैं जो मेजर लिमिटेशन है इस अप्रोच का वह इस बात को बताने में असफल हो जाते हैं कि आखिर में डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल के बीच जो है डिफरेंस क्या है, उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, many very gifted individuals could be classified as abnormal using this definition। स्टैटिस्टिकली तरीके से अगर बोले तो बहुत सारे ऐसे गिफ्टेड इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें कि एबनॉर्मल के रूप में जो है क्लासीफाई किया जा सकता है इस डेफिनेशन को लेकर के। द यूज़ ऑफ द टर्म एबनॉर्मल इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। कहते हैं जो टर्म एबनॉर्मल की जो अगर हम यूज़ करें इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। आगे चलते हैं इसमें कि मैनी रेयर बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ लेफ्ट हैंडेडनेस हैव नो बेयरिंग ऑन नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी। कहते हैं वह बहुत सारे ऐसे रेयर बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हैव नो बेयरिंग। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब लेफ्ट हैंडेडनेस, जैसे कोई बायां हाथ से मान के चलो लिखता है, इनके ऊपर कोई हम नॉर्मलिटी या एबनॉर्मलिटी का छाप नहीं छोड़ सकते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिगार्डेड एज एबनॉर्मल इवन दो दे आर क्वाइट फ्रिक्वेंट। कहते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एबनॉर्मल समझे जाते हैं, भले ही वो कई बार क्यों ना हुआ, दो दे आर क्वाइट फ्रिक्वेंट। डिप्रेशन में अफेक्ट 27% ऑफ एल्डरली पीपल। कहते हैं डिप्रेशन जो है वो 21% जो एल्डरली पीपल हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। ये 2001 का रिपोर्ट दे रखा है NIMH का। दिस वुड मेक इट कॉमन बट दैट डज नॉट मीन इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। कहते हैं कि यह जो है कॉमन बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक समस्या है। बट कहते हैं दैट डज नॉट मीन इट इज़, हाँ कहते हैं यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, आगे ये आपका ग्राफ दे रखा है, देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ दे रखे हैं। अब चलते हैं 1.3.2 की तरफ। इसमें हम क्या करते हैं, सोसाइटी के रूल जो होते हैं उनको तोड़फोड़ करते हैं, उनको वायलेशन करते हैं। यहाँ तोड़फोड़ का मतलब ये नहीं है उठा करके किसी चीज़ को पटकना, बल्कि कोई रूल बनाया गया है तो उसको हम नहीं मानते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वायलेट कर देते हैं, मतलब उसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिंदी उच्चारण में कहीं कहीं दिक्कत होता होगा तो आप देख लीजिएगा, बिकॉज़ हिंदी जो है हम बहुत कम यूज़ करते हैं ऐसी जगह पर में, तो कोशिश करते हैं हम अपने तरीके से बताने का। तो कहीं कहीं ऐसा लगता होगा आपको कि साउंड में दिक्कत होती है, हिंदी का जो शब्द है आपको साफ साफ नहीं मिलता होगा, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं यहाँ पर में
वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स के जो बारे में दे रखे हैं इसमें यहाँ पे, अंडर दिस ए पर्सनस थिंकिंग और बिहेवियर इज क्लासिफाइड एज एबनॉर्मल। कहते हैं इसके अंतर्गत में एक पर्सन की जो थिंकिंग या बिहेवियर होते हैं उसे एबनॉर्मल जो है वो क्लासीफाई किया जाता है इफ़ इट वायलेट्स द रूल्स अबाउट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। कहते हैं अगर यह जो है जो रूल्स होता है अगर उसको वायलेट करता है, जो रूल की उम्मीद की जाती है एक्सेप्ट करने के लिए कि उस रूल को माना जाए, या ऐसे बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए सोशल ग्रुप में, लेकिन उस एक्सेप्टेबल बिहेवियर को उस तरीके से नहीं पेश किया जाता है सोसाइटी में, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें भी एबनॉर्मलिटी में आ सकती है। देयर बिहेवियर में बी कन्फ्यूजिंग टू अदर्स और मेक अदर्स फील थ्रेटेंड और अनकम्फर्टेबल। वह ऐसे बर्ताव कर बैठते हैं कि दूसरों को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं और साथ में दूसरा जो है उनसे डरे रहते हैं और क्या होते हैं, अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। सोशल बिहेवियर वेरीज मार्केटली व्हेन डिफरेंट कल्चर्स आर कंपेयर्ड। कहते हैं सोशल जो बिहेवियर होते हैं वो खास करके अलग अलग हो जाते हैं जब अलग अलग कल्चर के साथ उनकी कंपैरिजन की जाती है। तो ए विजिटेशंस बाय डेड इन मैनी एशियन कल्चर्स इज कंसिडर्ड नॉर्मल बट अदर सोसाइटीज मेक इट एज एबनॉर्मल। कहते हैं ए विजिटेशन बाय डेड इन मैनी एशियन कल्चर्स, कहते हैं अगर मरे हुए को द्वारा अगर किसी को देख लिया जाए एशियन कल्चर में तो इसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन दूसरे सोसाइटी में इसको एबनॉर्मल माना जाता है। मतलब यहाँ कहा जाता है कि मरे हुए लोग व्यक्ति नहीं आते हैं, लेकिन एशियन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति भी वापस आते हैं हमें देखने के लिए, लेकिन एशिया के अलावा अगर दूसरी जगह पे जाएंगे तो ये चीज़ एबनॉर्मल जो है वो सोसाइटी क्या मानती है कि ये एबनॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे दे रखे हैं इसमें कि इन अनदर एग्जाम्पल इट इज़ कॉमन इन सदर्न यूरोप टू स्टैंड मच क्लोजर टू स्ट्रेंजर्स दैन इन इंडिया और इवन यूके। दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है कि सदर्न यूरोप में जो है वो स्ट्रेंजर के पास जो है खड़ा होना, बिल्कुल चिपक के खड़ा होना जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है दैन इन इंडिया और इवन यूके। मतलब यूके और इंडिया की तुलना में ये चीज़ कॉमन है। वॉइस, पिच एंड वॉल्यूम, टचिंग, डायरेक्शन ऑफ गेज and acceptable subjects of discussion have all been found to vary among cultures। कहते हैं आवाज़ की जो पिच है, वॉल्यूम है, टचिंग है, या जो हम घूरते हैं किस दिशा में घूरते हैं, या हमारा जो डिस्कशन का जो एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स है, ये सारा चीज़ जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। इसके बाद दे रखे हैं इसमें With this definition, it is necessary to consider the degree to which a norm is violated। कहते हैं इस डिफिनेशन से यह जानना जरूरी है कि जहाँ पर में भी किसी नियम को तोड़ा गया है आखिर में वहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि जो नियम है उस नियम को अगर पालन नहीं किया जाता है तो ही वो उस कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से वो एबनॉर्मल बन जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट नॉर्म एंड द वैल्यू अटैच्ड बाय द सोशल ग्रुप टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वायलेशन। वही चीज़ यहाँ पे बात बताई गई है कि उस सिद्धांत का या उस नियम का कितने महत्व है। जिस सिद्धांत के बल पर वो एक वैल्यू के रूप में जन्म लेता है, उनकी कुछ वैल्यू होती है जो किसी सोशल ग्रुप से जुड़ी होती है, और वो किसी न किसी प्रकार से जो है टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वायलेशन, उनको अगर कोई व्यक्ति अगर उसको वायलेट करता है तो वो एबनॉर्मल कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज़ द वायलेशन र्यूड, एक्सेंट्रिक, एबनॉर्मल और क्रिमिनल। कहते हैं यहाँ पे बताया गया है कि वायलेशन जो है वो र्यूड है, एक्सेंट्रिक है, एबनॉर्मल है या क्रिमिनल है। र्यूड का मतलब होते हैं बहुत भद्दे तरीके से पेश आना, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है झक्कीपन और पागलपन, और एबनॉर्मल और क्रिमिनल तो आप जानते ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। द मेजर लिमिटेशंस इज़ दैट सोशल नॉर्म्स चेंज ओवर टाइम। मेजर लिमिटेशन ये होती है कि सामाजिक जो नियम कानून होती है वो समय के साथ बदलते चले जाते हैं। Behavior that was once seen as abnormal way may given time become acceptable and vice versa। जो बिहेवियर कभी किसी ज़माने में एबनॉर्मल देखे जाते थे, जो समय था वो अब एक्सेप्टेबल किए जाते हैं, वो बाद में एक्सेप्टेबल हो जाते हैं या कुछ और चीज़ों में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के दे रखा है, ड्रंक ड्राइविंग वॉज वंस कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल बट नाउ सीन एज अनएक्सेप्टेबल वेयर एज
homosexuality was once considered a psychological disorder but now is considered acceptable। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करते हैं तो ये कभी जो है एक्सेप्टेबल समझा जाता था, लेकिन अब इसे अनएक्सेप्टेबल मतलब स्वीकारा नहीं जाता है, कहा जाता है कि ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। जबकि होमोसेक्सुअलिटी कभी जो है वंस मतलब कभी जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता था। अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी में लीन होता था तो माना जाता था कि ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन अभी क्या है, इसे एक्सेप्टेबल किया जाता है, इसे स्वीकारा जाता है। आगे कहते हैं कि डेकेड एगो मोस्ट इंडियंस वुड हैव बीन इंटॉलरेंट ऑफ वुमेन। कहते हैं काफ़ी दशकों पहले बहुत सारे इंडियन जो है वो वुमेन के प्रति इंटॉलरेंट हुए होंगे। इंटॉलरेंट मतलब उनको उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं करते थे। ड्रेसिंग इन मिनिमम विद बेयर आर्म्स एंड लेग्स, अगर उनके वुमेन जो है वो कपड़े छोटे छोटे पहन ले, छोटे बाजू वाले कपड़े पहन ले या छोटे लेग वाले कपड़े पहन ले, दे नाउ टेंड टू सी दिस एट चेंजिंग लाइफ स्टाइल रादर दैन एन एबनॉर्मलिटी। लेकिन अब वो इन्हीं सारी चीज़ों को बदलती हुई जीवन से जोड़ते हैं और इन्हें एबनॉर्मलिटी से हट के देखते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी नीड्स टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन मियर सोशल इन नॉन कम्प्लायंस। और इस तरीके से जो एबनॉर्मलिटी की डेफिनेशन है इसे और ज़्यादा विस्तृत की जाने की ज़रूरत है, ना कि किसके तुलना में की जानी है। केवल यह नहीं मतलब जानना है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब सोशल नॉन कॉम्प्लायंस वही दे रखा है। आगे चलते हैं। आगे है 1.3.3 में, इसको मैल एडेप्टिव बिहेवियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैल एडेप्टिव बिहेवियर। तो मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स में बी थॉट ऑफ एज दोज दैट कॉज डिफिकल्टीज और आर काउंटरप्रोडक्टिव फॉर द इंडिविजुअल और फॉर अदर्स। कहते हैं मैल एडेप्टिव बिहेवियर जो होते हैं इन्हें ऐसे रूप में समझा जाता है जो कि किसी समस्या का कारण बनते हैं और ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब ये आपस में जो है किसी भी चीज़ को अगर आप करने जाएंगे तो उसमें समस्या उत्पन्न कर देती है, इंडिविजुअल्स के लिए या दूसरों के लिए। द रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कुड बी रिगार्डेड एज मैल एडेप्टिव। कहते हैं बार बार अगर आप अपने में रह करके आप हाथ धोते चले जा रहे हैं तो ये एक कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है और इसे मैल एडेप्टिव तरीके से देखा जा सकता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे दे रखे हैं इफ़ इट लीड्स टू सोर्स और अदर स्किन डैमेज। कहते हैं खास करके अगर इससे हमारे हाथ में के स्किन डैमेज हो जाते हैं या मान के चलो सोर्स हो जाते हैं, वहाँ पर में फूल जाते हैं या चमड़े छिल जाते हैं। तो उसके बाद है द सेल्फ स्टार्वेशन ऑफ ए पेशेंट विद सीवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा। कहते हैं कि पेशेंट जो होते हैं वो अपने आप को जो है भूखमरी में छोड़ देते हैं, भूख से मरने के लिए छोड़ देते हैं और ये एक गहरा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा होते हैं विच समटाइम्स लीड टू डेथ, जो कि कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाता है। वुड बी ए सेकेंड एग्जाम्पल, ये दूसरा एक एग्जाम्पल बन जाता है। येट would we consider the self-destructive behavior of a cigarette smoker evidence of mental illness। कहते हैं क्या अभी भी जो है अगर हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को अगर हम देखेंगे जिसमें कि सिगरेट स्मोकर जो होते हैं वो आते हैं जो कि मेंटल इलनेस का एक कारण बन जाते हैं। क्लियरली नो एज इट इज़ नॉट एन एबनॉर्मेलिटी। लेकिन कहते हैं नहीं, यह एबनॉर्मेलिटी का जो है वह कारण नहीं बन पाता है, यह एक एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं पर्सनल डिस्ट्रेस। तो पर्सनल डिस्ट्रेस में क्या सब है? तो पर्सनल डिस्ट्रेस में दे रखे हैं मेनी पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस एक्सपीरियंस प्रोनाउंस्ड पर्सनल सफरिंग्स। कहते हैं बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको मेंटल इलनेस होती है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? तो प्रोनाउंस्ड पर्सनल सफरिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें खुद को जो है प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स विद सीवियर डिप्रेशन ऑफ्टन डिस्क्राइब फीलिंग ऑफ एंग्विश इन एडिशन टू मिजरी। एग्जाम्पल दे रखे हैं ऐसे पेशेंट जिनका जो डिप्रेशन के काफ़ी ज़्यादा शिकार है, वो अक्सर जो है वो अपनी फीलिंग की जो है वो क्या करते हैं, जो एंग्विश की जो फीलिंग होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। एंग्विश का मतलब होता है तकलीफ़, और साथ में जो है मिजरी को भी बताते हैं। जो उनकी जो मिजरी मतलब होते हैं, इन एडिशन टू मिजरी का मतलब जानते हैं कंजूसी जिसे कहा जाता है। Other expresses their distress in terms of physical complaints and may even visit their doctor believing that they are physically unwell। दूसरे जो है
अगर वो डिस्ट्रेस में रहते हैं और उनको ये फिज़िकल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने आसपास के डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होने लगता है कि वो फिज़िकली अनवेल है, वो फिज़िकली ठीक नहीं है। आगे कह रहे हैं यहाँ पर में कि हाउएवर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इलनेस। लेकिन कहते हैं फिर भी जो अपना जो एक्सपीरियंस होता है पेशेंट का, वो हमेशा जो है वो इलनेस का एक सच्चा इंडिकेटर नहीं होता है। एज सम डू नॉट देमसेल्व्स एक्नॉलेज दैट दे आर इल, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि वे वाकई में क्या है, वो इल है, या एक्नॉलेजमेंट स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेशेंट्स विथ मैनिया ऑफ्टन से दे फील ecstatic and euphoric, and in the early stages of schizophrenia the individual may be indifferent to or unaware of their deteriorating mental health state। एग्जाम्पल के दे रखे हैं कि पेशेंट जिसको कि मैनिया की बीमारी होते हैं अक्सर जो है वो एक्सटैटिक फील करते हैं, यूफोरिक। एक्सटैटिक का मतलब उनके अंदर में जो हंसी खुशी ज़्यादा आती रहती है, और आरंभिक जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है उनका जो चरण होता है, जो स्टेज होती है, उसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और अनअवेयर होते हैं। मतलब उनको जानकारी नहीं होती है कि उनका मेंटल जो स्टेट है, जो दिमागी हालत है, उनकी बर्बादी हो रही है, डिटेरिएट हो रही है। डिटेरिएट मीन्स बर्बाद होना, क्षति होना। आगे चलते हैं, जो कि इस पार्ट का आपका लास्ट पार्ट है। इसमें है 1.3.5, इसमें है फेल्योर टू फंक्शन एडिक्वेटली। सही तरीके से जो फंक्शन करने में अगर असफल हो जाते हैं तो आगे दे रखे हैं कि अंडर दिस डेफिनेशन ए पर्सन इज़ कंसिडर्ड एबनॉर्मल। इस डेफिनेशन के अंतर्गत एक पर्सन को एबनॉर्मल तब समझा जाता है इफ़ दे आर अनेबल टू कीप कोप विद द डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। अगर वो व्यक्ति जो है अपने रोज़ की ज़िंदगी में अगर वो डिमांड को से निपटने में अगर असक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं तो they may be unable to perform routine activities of daily living, that is self-care, hold down a job, interact meaningfully with others, make themselves understood etc। कहते हैं वे जो अनेबल हो जाते हैं खास करके अपने रोज़ की जो जीवन शैली है उनको पूरा करने में, जिसमें सेल्फ केयर आते हैं, या जॉब को जो है होल्ड करने में, साथ में मीनिंगफुली तरीके से दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को जो है वो समझाते हैं, मेक देमसेल्व्स अंडरस्टैंड एट्सेट्रा। रोसेनहन एंड सेलिगमैन 2 पर्सन थे 1989 में, सजेस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। वो जो है नीचे जो लक्षण दिए गए हैं उनके बारे में सुझाव देते हैं, दैट डिफाइन फेल्योर टू फंक्शन एडिक्वेटली, जो कि बताते हैं कि सही तरीके से फेल्योर होने का ये सब यही कारण है। पहला तो है सफरिंग, दूसरा है मैल एडेप्टिवनेस, डेंजर टू सेल्फ, उनको अपने आप से जो है खतरा महसूस होता रहता है किसी व्यक्ति को। उसके बाद है विविडनेस एंड अनकन्वेंशनैलिटी स्टैंड्स आउट, उनके अंदर विविधता होती है और वो अनकन्वेंशनलिटी होती है, वो जो है पुराने तरीके से वो उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, उनके अंदर कोई भविष्यवाणी वो आगे की नहीं सोच पाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल होते हैं। इरेशनलिटी होती है, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होती है, वो किसी चीज़ को उचित तरीके से या विस्तृत तरीके से नहीं सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। कॉजेज़ ऑब्जर्वर डिस्कम्फर्ट, मतलब कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ उस चीज़ को भी वो फील नहीं कर पाते, उसमें वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, कंफर्ट फील नहीं करते। वायलेटेड मॉरल सोशल स्टैंडर्ड्स, मॉरल और सोशल स्टैंडर्ड को जो है वो वायलेट किए हुए होते हैं, मतलब उनको वो नहीं मानते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि वन लिमिटेशन ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट apparently abnormal behavior may actually be helpful, functional and adaptive for the individual। एक जो लिमिटेशन है इस इंडिविजुअल का जो साफ साफ जो है वो यह है कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो वाकई में हेल्पफुल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, एडेप्टिव होते हैं इंडिविजुअल के लिए। एग्जांपल के लिए ए पर्सन हु हैज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑफ हैंड, एक ऐसा आदमी जिसके पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं हैंड के, बार बार वो हाथ को धोता रहता है, साफ़ कर रहा होता है वॉशिंग में, फाइंड दैट द बिहेवियर मेक्स हिम हैप्पी, तो वह इस बात को बताती है कि ये जो बार बार ऐसा काम कर रहा है इससे उन्हें संतुष्टि मिल रही है, हैप्पी हो रहा है वो, एंड बेटर एबल टू कोप विद दिस डे, और वह इस बात को बताते हैं कि वो अपने जो जीवन है या उस दिन का जो समय है
उन्हें वो सही तरीके से जो है वो चला रहे हैं। चलिए, तो ये पार्ट आपका यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपको आगे बताएंगे। बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन।